आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके एग्ज़ाम के लिए एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास चल रही है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, आरओ, पेट, लेखपाल, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्जाम में जीके जीएस से क्लास आती है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इससे पहले के इतिहास में हमने प्राचीन भारत के इतिहास में कुछ चीज़ें डिस्कस किया था। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जैसे क्या होता कुषाण कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था कनिष्क। कनिष्क के बाद कुषाण वंश का जो शासक आया कोई बहुत योग्य शासक नहीं आया। इसी का फायदा उठाया इन्हीं के सामंत में एक व्यक्ति था श्रीगुप्त ने स्वयं को क्या कर लिया, कुषाणों से स्वतंत्र कर लिया और श्रीगुप्त ने एक नया वंश स्थापित कर दिया। वो वंश था गुप्त वंश। अब फिर क्या हुआ, गुप्त वंश के सामंत आए। गुप्त वंश के सामंतों में एक सामंत था पुष्यभूति। पुष्यभूति क्या था, गुप्त वंश का सामंत था। जब गुप्त बहुत कमजोर हो गए क्योंकि गुप्तों ने क्या किया, सर्वाधिक होड़ों का सामना अगर किसी वंश ने किया तो वंश था गुप्त वंश। तो इसने एक नया वंश स्थापित कर दिया, पुष्यभूत ने वर्धन वंश। वर्धन वंश में एक महत्वपूर्ण राजा हर्षवर्धन के बारे में इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था। अब जैसे हर्षवर्धन, क्योंकि हर्षवर्धन ने विवाह तो किया नहीं था तो हर्षवर्धन की कोई संतान भी नहीं थी और हर्षवर्धन के बाद वर्धन वंश में जो शासक बनते बहुत ही अयोग्य शासक हुए। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद अब क्या हुआ, भारत में किसी ने एक साथ शासन नहीं किया, पूरे अखंड भारत में शासन नहीं कर पाए। अब भारत छोटे छोटे हिस्सों में टूट गया, छोटे छोटे वंश आए। इधर उत्तर भारत में कुछ अलग अलग वंश आ जाएंगे, जैसे आपको चंदेल वंश आ जाएगा तो वेंगी के चालुक अलग हो जाएंगे, तो वातापी के चालुक अलग हो जाएंगे। तो आपको राजस्थान वाले में शाकंभरी चौहान वंश देखने को मिलेगा, तो कहीं आपको वाकाटक वंश देखने को मिलेगा। वही हाल इधर अब क्या हो गया था, दक्षिण भारत में भी अपने स्वतंत्र हो गए थे। दक्षिण भारत में जीता था, जैसे आपने समुद्रगुप्त में पढ़ा था कि भाई समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीत लिया था और वहां से टैक्स वसूलता था। मौर्य वंश में अशोका ने दक्षिण भारत को जीत लिया था। अब इधर दक्षिण भारत के एक अलग इतिहास होता है। तो दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है एक ग्रंथ है वो संगम साहित्य। संगम का मतलब क्या होता है, सम्मेलन। तो संगम साहित्यों की रचना के लिए 3 संगम बुलाए गए थे। उन्हीं संगमों को सम्मेलन या संगम काल के नाम से भी जानते हैं। जो संगम हुए थे इन संगमों का संरक्षण किया था पांड्य वंश के राजाओं ने। अब इस टाइम पे दक्षिण भारत के 3 महत्वपूर्ण वंश होंगे, चोल होंगे, चेर होंगे और पांड्य होंगे। तो आज हम तीनों संगमों को पढ़ेंगे। तीनों संगम कहाँ पे आयोजित हुए थे, अध्यक्षता किसने किया था, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सारी चीज़ों को आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। कॉपी पे लिख कर बैठिएगा, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाइएगा। दक्षिण भारत में जो 3 सम्मेलन होते हैं, इन्हीं सम्मेलन या इन्हीं संगमों को तमिल भाषा में क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। ये तीनों सम्मेलनों का संरक्षण किसने किया था, पांड्य राजाओं ने किया था। कवियों के 3 विशाल सम्मेलन होते हैं, उन्हीं सम्मेलन को तमिल भाषा में संगम के नाम से जानते हैं। तो कितने संगम हुए थे, 3 संगम हुए थे। तीनों संगमों को संरक्षण किसने किया था, पांड्य राजाओं ने किया था। इन्हीं सम्मेलन में क्या होता था, कवि अपनी अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करता था। जो रचनाएं पास हो जाती थी उन रचनाओं को तमिल साहित्य में स्थान मिलता था। तमिल साहित्य को हम संगम साहित्य के नाम से भी जानते हैं और कई बार आपके एग्जाम में तमिल साहित्य से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले दक्षिण भारत के 3 महत्वपूर्ण वंश कौन से थे, एक था आपका चोल वंश था, एक था चेर वंश था, एक पांड्य वंश था। चेर वंश के बारे में जानकारी आपको अशोक के अभिलेख में भी मिलती है। अशोक ने अपने अभिलेख में केरल पुत्र नाम से इसका वर्णन किया था। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो दक्षिण भारत का इतिहास थोड़ा सा टफ होता है, कई बार जब नहीं पढ़ते तो हमें थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन दक्षिण भारत के इतिहास से आज के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। संगम काल में सबसे प्राचीनतम वंश कौन सा, संगम काल का दक्षिण भारत का सबसे प्राचीनतम वंश था चोल वंश। चोल का तात्पर्य क्या होता है, इसका तात्पर्य होता है नया देश। लेकिन जो तीनों संगम हुए थे, तीनों संगमों का आयोजन किसने करवाया था, किन राजाओं ने संरक्षण दिया था, वो थे पांड्य राजाओं ने संरक्षण दिया था। सबसे पहले हम देखते हैं पहला संगम। प्रथम संगम का आयोजन कहाँ पे हुआ था, दक्षिण मदुरई में इसका आयोजन हुआ था। प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था, अगस्त ऋषि।
देखो अगस्त ऋषि है तो आपके बनारस के, लेकिन ये रहे थे जाके दक्षिण भारत के क्षेत्र में, और तीनों संगम होते कहाँ पे, वर्तमान तमिलनाडु में ही आपके तीनों संगमों का आयोजन होता है। प्रथम सम्मेलन में कितने राजाओं ने हिस्सा लिया था? प्रथम सम्मेलन में 89 राजाओं ने हिस्सा लिया था। लेकिन अब दक्षिण मदुरई का जो भाग है वो तो जलमग्न हो चुका था, इस कारण प्रथम संबंध की कोई भी साहित्यिक जानकारी नहीं मिलती। प्रथम संगम में कौन से साहित्य लिखे गए, किसने रचना किया, इसकी कोई खास जानकारी नहीं मिलती। लेकिन प्रथम संगम कहाँ पे हुआ था और प्रथम संगम की अध्यक्षता किसने किया था? 2 पॉइंट आपको याद है। दक्षिण मदुरई में प्रथम संगम हुआ था जिसकी अध्यक्षता किया था अगस्त ऋषि ने। इसके बाद दूसरा संगम होता है। दूसरा संगम का आयोजन कहाँ पे होता है? दूसरे संगम का आयोजन होता है कपाटपुरम अलैव क्षेत्र में। पहले तो इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि करते हैं, लेकिन बाद में इसकी अध्यक्षता किया था तोलाकेपियर ने। तो कई बार द्वितीय संगम की अध्यक्षता किसने किया था? उसमें अगस्त ऋषि के स्थान पर तोलाकेपियर का नाम आता है, तो आपको किस पर टिक करना है? तोलाकेपियर पर। पहले संगम की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने। पहला संगम कहाँ पे हुआ था? दक्षिण मदुरई में हुआ था। तीनों संगम होते कहाँ पे? तमिलनाडु में ही होते हैं। और तीनों संगमों का संरक्षण किसने किया था? पांड्य राजाओं ने किया था। हम देखो हर एक पॉइंट को 2 से 3 बार सुनते जाएंगे, लेकिन आपको याद करना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री की जो पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने सारी वीडियो देख लिया तो कैसा भी क्वेश्चन आए एंशिएंट हिस्ट्री का आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसी के बाद क्या हुआ है? इसी सम्मेलन में तोलाकपियर ने तमिल साहित्य की रचना की, क्योंकि हर सम्मेलन में क्या होता था, कोई ना कोई कवि अपनी अपनी रचनाओं को प्रकाशित करवाते थे। जो पास हो जाती थी उन्हें तमिल साहित्य में स्थान देते हैं। प्रथम सम्मेलन में दक्षिण मदुरई का भाग क्या हो गया था? जलमग्न हो चुका, इसलिए प्रथम संगम का में कोई भी साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाया। लेकिन द्वितीय सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण तमिल साहित्य की रचना हुई थी, तोलाकेपियम। तोलाकेपियम क्या है? एक तमिल साहित्य। इसकी रचना किसने किया था? तोलाकापियर ने किया था। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भैया द्वितीय संगम की अध्यक्षता तोलाकेपियर ने। तोलाकेपियर का महत्वपूर्ण साहित्यिक रचना कौन सी? तोलाकेपियम। यह आपको 4 ग्रंथ देगा, पूछेगा इनमें से किसका संबंध संगम साहित्य से? तोलाकेपियम का संबंध किससे? संगम साहित्य से। इतनी बात समझ में आई। द्वितीय संगम का हमें कितने राजाओं ने हिस्सा लिया था? 59 राजाओं ने द्वितीय संगम में क्या किया था? हिस्सा लिया था। अब तृतीय संगम कहाँ पे होता है? तृतीय संगम की अध्यक्षता किया था नक्कारी ने। तृतीय संगम के बारे में जानकारी किससे मिलती है? पाणिनि ने एक रचना किया था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी व्याकरण का पहला ग्रंथ भी होता है, जिसकी रचना किसने किया था? पाणिनि ने किया था। इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? आपके तृतीय संगम से। तो ये आपने तीनों संगम पढ़ लिए। तीनों संगमों को संरक्षित किस राजा ने किया था? पांड्य राजाओं ने किया था। तीनों सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? कहाँ पे हुआ? ये सारी चीज़ें आज की क्लास में पढ़ी। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अगली क्लास में हम चोलवंश के इतिहास पढ़ेंगे, फिर चेर का पढ़ेंगे, फिर हम पांड्य राजाओं का इतिहास पढ़ेंगे। इसके बाद जो छोटे छोटे वंश बचते हैं, जैसे आपका वाकाटक वंश बचता है, कलचुरी वंश बचता है, चालुक्य वंश बचता है, उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। धीरे धीरे हमारी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी और आप सबकी पॉलिटी की और बायोलॉजी स्पेशल की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। उन सारी क्लासेस से जुड़ना ना भूलिए।